हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस वीडियो में। विदेशी आर्मी चीफ को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि दी गई है। तरह तरह के क्वेश्चन हैं ज़रूरी, वो सब चर्चा करेंगे एक एक करके। ठीक है, इसका PDF मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। शुरू करते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख अशोक राज सिंघदेल को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि दी है, यानी ऑनररी टाइटल दिया है? आंसर होगा नेपाल। ठीक है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं द हिंदू में कि नेपाल के आर्मी चीफ को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये सम्मान दिया है। अभी दिसंबर में ही दिया गया है। देखिए, दोनों देश जो है ना, भारत और नेपाल, ये एक दूसरे के सेना प्रमुख को मानद जनरल की ऑनररी टाइटल देते रहते हैं। परंपरा है ये काफ़ी पहले से। ये परंपरा 1950 में शुरू हुई थी। अभी हाल की बात है, ये देखिए फोटोग्राफ आप, 21 नवंबर को, कि इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि दी गई थी। नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, उन्होंने ये सम्मान दिया था। ठीक है, तो उनको मिला। उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि नेपाली सेना के जो प्रमुख हैं वो भारत पहुँचे हैं, उनको ये सम्मान मिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। ठीक है, ये दोनों देशों के बीच में रक्षा संबंध को बहुत मजबूत करता है। ओके, और मैप में देख रहे हैं, ये रहा नेपाल रेड कलर में। नेपाल जो है ना, वो भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। सिक्किम, ऊपर देखें, ये सिक्किम हो गया, बिहार, इस तरफ उत्तर प्रदेश हो गया, ओके, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये पश्चिम बंगाल यहाँ पर। ओके, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा है। तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और राजधानी है काठमांडू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर। और हाँ, उससे पहले बताओ कि बेसिक मेंबरशिप और ISPCS मेंबरशिप में भारी छूट चल रही है। मैंने आपको बताया था कि BPSC और UPPCS और रेलवे एग्जाम को लेकर ये छूट दी गई थी कुछ ही वक्त के लिए। अब समाप्त होने वाली है। जिन लोगों ने नहीं लिया है वो ज़रूर ले लें। इसके ज़रिए क्या होता है, अगले 1 साल तक करंट अफेयर्स का कंटेंट मिलता है, PDF, वीडियो, टेस्ट, ये सब कुछ, और पिछले 2 सालों के भी मिलते हैं। आपको PDF वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली मिलता है, वीडियो भी मिल जाता है। तो इस तमाम तरह की सुविधाएं हैं, वो आप देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ पर आयोजित हुआ? आंसर होगा देहरादून में। ठीक है, और इस बार की थीम क्या थी? थीम थी डिजिटल हेल्थ एक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। ये थीम थी। आयोजन किसने किया? विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन और विज्ञान भारती, इसके द्वारा ये आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए और समझिए। राज्यसभा के उपसभापति का नाम बताएं जिन्होंने उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए विपक्षी दलों के नोटिस को खारिज कर दिया। आंसर होगा हरिवंश नारायण सिंह, ये हैं उप सभापति। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप द हिंदू में। दरअसल भारतीय संसद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। 10 दिसंबर की बात है, जब विपक्षी दलों के सांसदों ने उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के पदेन सभापति को पद से हटाने के लिए नोटिस पेश किया था। विपक्ष ने यह नोटिस संविधान के अनुच्छेद 67B के तहत दिया था, और उसको हरिवंश नारायण सिंह, जो कि उपसभापति हैं, फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूं मैं, ये रहे, इन्होंने उसको खारिज कर दिया। क्यों खारिज किया है? इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि जो नोटिस दिया गया था उसमें जगदीप धनखड़ के नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक था, मतलब एक तकनीकी मामला जोड़ा गया। दूसरी बात, एक और बात इन्होंने फैसले में कही है कि यह नोटिस उपराष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए अनुचित कार्य था। ठीक है, अब ये तो मुद्दा हो गया कि क्या हुआ नहीं हुआ। अब ये देख लेते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने की क्या प्रक्रिया होती है। तो उसके लिए पहले समझ लीजिए राष्ट्रपति को हटाने की क्या प्रक्रिया होती है। ये तो उपराष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। राष्ट्रपति को तभी हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। उसकी एक ही शर्त है, संविधान का उल्लंघन किया हो राष्ट्रपति ने। उपराष्ट्रपति के मामले में ऐसा नहीं है। ठीक है,
राष्ट्रपति के मामले में क्या है, संविधान का उल्लंघन किया हो तब महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है और 2/3 बहुमत जरूरी है लोकसभा और राज्यसभा में। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ये नियम नहीं है। उपराष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 67B के अनुसार राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के द्वारा, यानी 50% से ज़्यादा अगर वोट हो गया तो हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा सहमति होनी चाहिए। ठीक है, और क्या है, 14 दिन पहले नोटिस देना होगा कि हम प्रस्ताव लेके आने वाले हैं। ओके, तो ये है नियम अंतर। देखिए काफ़ी चर्चा हुई है, इसलिए इसके बारे में आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब सवाल होगा कि क्यों विपक्ष ने ये प्रस्ताव दिया था, क्योंकि लोकसभा में तो बहुमत है नहीं, राज्यसभा में भी बहुमत नहीं है विपक्ष की। तो क्या है ये न्यूज़, देखिए विपक्ष का कहना है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है राज्यसभा में पदेन सभापति के रूप में वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं, सत्ता पक्ष को बोलने देते हैं, विपक्ष को जो है वो उन पर टीका टिप्पणी करते हैं, ऐसा आरोप है। ठीक है, तो इसलिए ये किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, पसंद आ रहा हो लाइक बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर। क्वेश्चन होगा, किस देश के राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ वहाँ की संसद ने महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जिससे उनके पद की शक्तियाँ छीन ली गई हैं। राष्ट्रपति केवल नाम के रह गए हैं, शक्ति कुछ नहीं बची अब। आंसर होगा दक्षिण कोरिया। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपको पता होगा, पहले मैंने बताया था आपको करंट अफेयर्स में कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने 3 दिसंबर को मार्शल लॉ की घोषणा कर दी थी, यानी सैन्य शासन की। और साउथ कोरिया के 44 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। अचानक लगे मार्शल लॉ के खिलाफ वहाँ की जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, तमाम सांसद हैं, वो एकजुट हुए थे। और फिर क्या हुआ था, आधे घंटे के भीतर में संसद में आपातकालीन सत्र बुला लिया गया था। फिर राष्ट्रपति ने क्या किया, सेना भेज दी संसद में। राष्ट्रपति ने सेना से संसद को घेरवा लिया। लेकिन इसी दौरान वहाँ सांसद पहुँच के और जैसे तैसे पहुँच के और उन्होंने इस प्रस्ताव पारित कर दिया कि मार्शल लॉ को हटाया जाता है, राष्ट्रपति के जो फैसला है उसको ख़त्म किया जाता है। और 6 घंटे के आसपास ही वो मार्शल लॉ लगा रहा। जनता ने भी एकदम इसका विरोध किया था। तो इसके खिलाफ वहाँ जनमानस में बहुत गुस्सा था। ठीक है, तो पहली बार तो महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, वो खारिज हो गया था क्योंकि बहुमत नहीं मिल पाया था। दूसरी बार एक और बार महाभियोग लाया गया वहाँ की संसद में और फिर आखिरकार पारित हो गया और फिर राष्ट्रपति अब केवल नाम के रह गए हैं वो योल। ठीक है, तो ये है दक्षिण कोरिया, इधर वाला है उत्तर कोरिया। हम बात कर रहे हैं दक्षिण कोरिया की, यानी साउथ कोरिया की। ठीक है, अब ये शक्ति किसको दे दी गई है वो सब मैं आगे बताता हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के जरिए अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति का नाम बताएं। आंसर होगा हान डक सू। क्या नाम है, हान डक सू। और न्यूज़ देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस का। पहले ही मैंने बताया कि संसद ने राष्ट्रपति यू सुक योल पर महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया। उसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियां खत्म हो गई। तो वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था है ना, उसके तहत तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद मिल जाता है। तो ये यानी हान डक सू वहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं अभी भी, और उनको अब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम दे दिया गया है। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है, वही डिसाइड करता है। और उसके अंदर में प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि उनके निर्देशों पर काम करते हैं। भारत की तरह नहीं है वहाँ। ठीक है, वहाँ पावरफुल राष्ट्रपति होते हैं। ओके, और यदि राष्ट्रपति अक्षम हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर को देश का नेतृत्व करने को मौका मिल जाता है। तो अब क्या है ना कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ तो महाभियोग प्रस्ताव पारित हो चुका है। तो पद से हटेंगे या नहीं हटेंगे ये डिसाइड करना संवैधानिक न्यायालय का काम है, वहाँ के राष्ट्रपति का, योल के। ठीक है, अब संवैधानिक न्यायालय का फैसला आएगा ना 6 महीने के अंदर में, तो या तो होगा कि ठीक है योल को फिर से राष्ट्रपति रहने दिया जाए, या फिर होगा कि योल को राष्ट्रपति पद से हटा दिया, यानी महाभियोग जो संसद ने पारित कर दिया है उसको ओके कर दिया जाए। तो अगर ओके कर दिया जाता है तो फिर वहाँ पर चुनाव होंगे। ये तभी तक के लिए जब तक कि फैसला आता है। ठीक है, संवैधानिक न्यायालय का।
अच्छा हाँ, दक्षिण कोरिया में यह भी नियम है कि राष्ट्रपति को केवल और केवल विद्रोह के मामले में ही महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। तो ये जो मार्शल लॉ लगाया था ना उन्होंने, तो उसको विद्रोह के रूप में मान्यता दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किससे चुना है? आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर, तो दूसरी बार ये सम्मान उनको मिल रहा है। पहली बार 2016 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था जब उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, पहली बार 2016 में, और अब दूसरी बार चुने गए हैं तो पर्सन ऑफ द ईयर बन गए हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति तो दुनिया का बॉस माना जाता है, तो होंगे ही। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 18 दिसंबर को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की जो एक एजेंसी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, उसके द्वारा ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं जिन्हें राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने नियुक्त किया है। आंसर होगा फ्रांसवा बायरू। और ख़ास बात है कि 2024 में इस एक साल में ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस के। वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, चुनाव हुआ था, वहाँ किसी को बहुमत ही नहीं मिला। हालांकि राष्ट्रपति जो चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और वही पावरफुल होते हैं सबसे ज़्यादा, और जो संसद से जिनका बहुमत होगा वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, लेकिन उनको राष्ट्रपति के निर्देश पर ही काम करना पड़ता है। तो मेन तो वहाँ राष्ट्रपति होते हैं, इमैनुअल मैक्रोन है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि अभी प्राइम मिनिस्टर लगातार बदलना पड़ गया है। जैसे 2024 के शुरुआत में गैब्रियल अटल थे, वो 240 दिन रहे। उसका मिशेल बर्नियर 90 दिन ही रहे, और अब नए हैं फ्रांसवा बायरू। ओके, अब मैप भी देख लेते हैं फ्रांस को। एग्जामिनेशन में मैप आता है, पूछा जाता है। प्यारा भारत ये रहा, और अब चलते हैं कहाँ पर? यूरोप की ओर चलते हैं। तो यहाँ रेड कलर में देखिए, ये है फ्रांस। इसकी राजधानी क्या है? पेरिस। राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर फ्रांसवा बायरू। मुद्रा यहाँ पर चलती है यूरो। पड़ोसी देश की बात करेंगे तो ये हो गया बेल्जियम। क्या है? बेल्जियम। ये छोटा सा ही लग्जमबर्ग। इधर जर्मनी हो गया, ये स्विट्जरलैंड हो गया, इधर इटली हो गया, ये स्पेन हो गया। ठीक है, समुद्री सीमा किस देश से लगती है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यहाँ इंग्लिश चैनल है। समुद्र कहाँ क्या क्या है इसके आसपास? फ्रांस के पास मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर। बे ऑफ बिश्केक है, यानी बिश्केक की खाड़ी। यहाँ पर क्या है? सेल्टिक सी है। इधर इंग्लिश चैनल हो गया, और ये नॉर्थ सी हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, शॉर्ट में एडीबी कहते हैं, उसने देश में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारतीय कंपनी IIFCL को कितने ऋण की मंजूरी दी है? आंसर को $500 मिलियन यानी 4,256 करोड़ रुपए होते हैं। और ये न्यूज़ देख रहे हैं, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने वेबसाइट पे इसको लगाया हुआ है। कब ये मंजूरी मिली? तो मंजूरी मिली है 12 दिसंबर को। किसको लोन दिया गया है? तो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यानी IIFCL। ये क्या है भाई? ये देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग कंपनियों एजेंसियों को ये लोन देने का काम करता है, ताकि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित है। ठीक है, तो क्यों दिया गया है अब लोन? तो इससे भारत में सोलर रूफटॉप और हरित बुनियादी ढांचे का विकास होगा, यानी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? देखिए, देश भर में एक तो योजना चल रही है कि छत पे सोलर पैनल लगाने की। तो सोलर पैनल लगाना है तो बड़ी मात्रा में कंपनियां भी बनानी पड़ेंगी, उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा। अब विदेश से कितने दिन हम आयात करेंगे? तो सोलर जो सेल है उसको बनाने के लिए फैक्ट्रियां बनानी पड़ेंगी। दूसरी बात क्या है? बुनियादी ढांचे की बात करेंगे अगर हम, तो जो सोलर प्लांट बन रहे हैं बड़े बड़े, कई सालों के लिए होता है, 1-2 दशक उसकी लाइफ होती है। एक तो वो स्थापित किए जाएंगे, दूसरा उसको ग्रिड से कनेक्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए, वो सब किया जाएगा। तो ये मतलब ग्रीन एनर्जी पर पूरा फोकस है, और इसी के लिए ये लोन इसको IIFCL को दिया गया है। लोन के बारे में कहेंगे तो ये जो ऋण है वो भारत सरकार की सार्वभौमिक गारंटी पर है। मतलब कि अगर
IIFCL नहीं चुका पाया तो भारत सरकार को ये चुकाना होगा IIFCL के तरफ से। ठीक है, अब क्यों जरूरी है ये चीज, क्यों मिला है ये लोन? देखिए, एक रिपोर्ट आई थी ADB की ही, एशियन डेवलपमेंट बैंक की ही, कि दुनिया भर में जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं ना, उसकी वजह से बाढ़, तूफान, इस सब की बड़ी समस्या हो रही है। भारत भी झेल रहा है, चक्रवात आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जलवायु परिवर्तन को रोका जाए, और भारत ने तय किया हुआ है कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो एमिशन का लक्ष्य रखेंगे। मतलब वहाँ हम प्राप्त करना है, मतलब हम इतना ही प्रदूषण फैलाएंगे जितना हमारे पर्यावरण, हमारे जो पेड़ पौधे हैं उसमें सोखने की क्षमता हो। ठीक है, तो ये बात हो गई, इंपॉर्टेंट बात है। अब ADB के बारे में भी जान लेते हैं, महत्वपूर्ण बात। कुछ चीज़ें तो मैंने आपको बताया था। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है मासात्सुगु असाकावा। क्या नाम है? मासात्सुगु असाकावा। ये 23 फरवरी 2025 तक रहेंगे अध्यक्ष। और नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, उनका नाम है मसातो कांडा। ये रहा फोटोग्राफ। ठीक है, मसातो कांडा ये नए हैं, चुने गए हैं। ये 24 फरवरी 2025 से ADB के अध्यक्ष हो जाएंगे। देखिए, ADB जो है ना, उसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1966 में। और हमेशा जापान का ही व्यक्ति ADB का अध्यक्ष चुना जाता है। वैसे इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। ठीक है, मेट्रो मनीला वहाँ पर स्थित है ये। और अलग अलग देशों का शेयर है इसमें, जैसे ये देख रहे हैं 20 देशों का शेयर है इसमें। कुछ टॉप देख लेते हैं, जैसे जापान का 15.57% शेयर है, और वोटिंग राइट्स इतने हैं। इस तरह से अमेरिका, चाइना, भारत का देखेंगे तो भारत का जो शेयर है वहाँ पर 6.31% है, और वोटिंग पावर है 5.34%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा यहाँ पर, ट्रांस यूनियन सिविल के नए MD और CEO कौन बन गए हैं? आंसर होगा भावेश जैन। दिसंबर में उनको चुना गया है। राजेश कुमार की जगह उन्होंने ली है। ठीक है, भावेश जैन 5 वर्षों से वहीं पर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे। अभी क्या है कंपनी, आपका जो सिविल स्कोर है ना, वो यही कंपनी तय करती है। लोन लेने जाएंगे ना, तो पहले सिविल स्कोर देखा जाता है कि कितना सिविल स्कोर है, आपकी चुकाने की क्या हिस्ट्री रही है, तो ये सब, ये आपको कितना आपको लोन दिया जा सकता है, वो सब यही तय करता है। ठीक है, और ये तमाम जो बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको सर्विस देता है। अगला क्वेश्चन, पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 किस जगह आयोजित किया गया? आंसर होगा दिल्ली में। यशु भूमि जो कन्वेंशन सेंटर है ना, वहीं पर आयोजित किया गया था। 2 दिवसीय सम्मेलन था, 11 और 12 दिसंबर को। उपराष्ट्रपति ने भी इसमें शिरकत की थी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। पहला ये आयोजन था, और इस बार की थीम थी वैश्विक समुद्री इतिहास में भारत की स्थिति को समझना। क्या थी थीम? वैश्विक समुद्री इतिहास में भारत की स्थिति को समझना। और आयोजन किसने किया था? बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने। ठीक है, अगर अभी हम देखेंगे समुद्री जो शक्ति हो क्या है, देखिए 7,500 किलोमीटर लंबी तट रेखा है लगभग। ठीक है, 13 प्रमुख बंदरगाह हैं अपने पास, पोर्ट हैं बड़े, और 200 गैर प्रमुख मतलब छोटे बंदरगाह हैं। भारतीय बंदरगाहों की जो कार्गो वार्षिक हैंडलिंग जो क्षमता है वो 1200 मिलियन टन की है, और ये एक आर्थिक मजबूती का ये इशारा करता है एक तरह से। ठीक है, अच्छा, ये जो अभी जो ये कार्यक्रम हुआ ना, भारत समुद्री विरासत सम्मेलन, उसमें एक और जिक्र किया गया, ये चर्चा की गई है। किस चीज़ की चर्चा की गई? तो चर्चा की गई है जो लोथल में जो वहाँ पर विकसित किया जा रहा है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, ये मास्टर प्लान है उसकी भी चर्चा हुई है। लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है। वहाँ पर 2600 ईसा पूर्व की प्राचीन हड़प्पा सभ्यता रही है, उसका एक प्रमुख शहर में से एक है।
5,000 साल से भी ज़्यादा पुराना वहाँ मानव निर्मित डॉकयार्ड मिला था, तो उसको डेवलप किया जा रहा है ये स्मारक के तौर पर, मतलब उसके संग्रहालय के तौर पर एक तरह से। अगला क्वेश्चन, विश्वविख्यात तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया 15 दिसंबर 2024 को। तो उन्होंने कितने ग्रैमी अवार्ड जीते थे टोटल? आंसर का 4 ग्रैमी अवार्ड उन्होंने जीते थे। देखिए 7 बार उनको ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला था, उनमें से 4 बार वो जीत गए थे। ये रहे शानदार दुनिया में मशहूर तबला वादक। ठीक है, इनके बारे में कुछ चर्चा कर लें। पहली बार उनको ग्रैमी अवार्ड मिला था 2009 में, और दूसरी, तीसरी और चौथी बार 2024 में मिला था अलग अलग एल्बम के लिए। 1988 में पद्मश्री मिला था, 2023 में पद्म विभूषण अवार्ड इनको दिया गया था। ठीक है, इनके बारे में ये काफ़ी अवार्ड वगैरह ये सब देख रहे हैं। जन्म हुआ था मुंबई में 9 मार्च 1951 को, 1951 को। उनके पिता थे उस्ताद अल्लारख कुरैशी और माँ का नाम था मावी बेगम। ठीक है, पिता जो थे वो प्रसिद्ध तबला वादक थे वो भी, और वहीं से उनको प्रेरणा मिली तबला वादन की, तबला बजाने की, और शानदार काम किया उन्होंने। कुछ फिल्मों में भी एक्टिंग की थी, लेकिन बाद में फिर अपने तबला वादन में ही फिर जुट गए थे और दुनिया में भारत का नाम किया उन्होंने। अगला क्वेश्चन, किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट सेमेरू विस्फोट के साथ फट गया और हजारों लोगों को इलाके से बाहर निकाला गया? आंसर का इंडोनेशिया। ये पूर्वी जावा द्वीप पर ये स्थित है। ठीक है, पूर्वी जावा, और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, उसका फोटोग्राफ दिखाएं। ये है, इतना धुआं है कि पहाड़ भी नहीं दिख रहा है। जो ज्वालामुखी है ना माउंट सेमेरू, वो फटा है वो। ठीक है, दिसंबर में फटा है। 1 किलोमीटर ऊंचाई तक ग्रे कलर की राख उठी थी और वो फैली। करीब 8 किलोमीटर क्षेत्र में खतरा घोषित किया गया है। हजारों लोगों को निकाला गया है। ये पहाड़ जो है ना वो 12,000 फीट ऊंचा है, यानी मीटर में कहेंगे तो 3,676 3,676 मीटर ऊंचा है। ठीक है, देखिए दुनिया में ना सबसे ज़्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो इंडोनेशिया में ही है। अक्सर आप देखते होंगे कि मैं बताता हूँ इंडोनेशिया में जो ज्वालामुखी फटते हैं उसके बारे में। इंडोनेशिया ये रहा, इतना विशाल का इंडोनेशिया। दुनिया में 1500 एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर है। इनमें से सबसे ज़्यादा 130 सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। दुनिया में 1500 और यहाँ पर 130 है। ठीक है, 7 ज्वालामुखियों में तो लगातार पिछले 2 सालों में विस्फोट हुआ है, लगातार देखने को मिल रहा है। इसकी वजह भी है, वजह ये है, ये रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आता है। रिंग ऑफ फायर क्या है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये पैसिफिक ओशन जो है ना उसी में ये क्षेत्रों में ये फैला हुआ है, और ख़ास तौर पर यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, इस तरह की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, इंडोनेशिया जो है ना, यहाँ पर इस जगह पर इंडोनेशिया है, वहाँ पर यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट दक्षिण की ओर खिसक रही। इंडियन और ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट जो है ना उत्तर की ओर खिसक रही है। तो फिलीपींस, दूसरा फिलीपींस प्लेट जो है पश्चिम की तरफ जा रही है। तो ये टकराव की दिक्कत हो रही है, और उसकी वजह से ज्वालामुखी का विस्फोट, भूकंप, ये सब हम लोग लगातार देखते रहते हैं। अब ज्वालामुखी क्या है, कैसे फटता है? ज्वालामुखी के विस्फोट के बारे में मतलब बात करने से पहले जरूरी है जानना कि ज्वालामुखी होता क्या है। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह में एक उद्घाटन या टूटना कहिए। ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए आप, क्या है कि जो प्लेट्स हैं उसमें दरार पड़ी और फिर वहाँ से गर्म जो चट्टान मैग्मा है वो बाहर आता है। वही ज्वालामुखी राख, गैस, ये सब बाहर निकालता है। ठीक है, अगर सामान्य शब्दों में कहें तो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसे दरार, छिद्र है, वेंट है, जिसके माध्यम से आंतरिक जो भाग का जो लावा है, राख, पिघली चट्टानें हैं, वो सब गैसेज हैं, वो बाहर निकलती है। ठीक है, पृथ्वी के मेंटल यानी पृथ्वी के 3 हिस्से में से एक जो कमज़ोर क्षेत्र होता है जिसको स्टेनोस्फीयर कहा जाता है, तो मैग्मा इसमें पदार्थ मौजूद होता है, तो वही वो पूरा निकलता है वहाँ से। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।